Hello students and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathore and I am back with yet another video on polymers. जैसा कि आप जानते ही हैं हम polymers पढ़ रहे हैं. आज हम polymers में पढ़ेंगे natural rubber and synthetic rubber. More than half unit हमने complete already कर लिया है. ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं natural rubber and synthetic rubber. Natural rubber नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये naturally occurring polymer है. नेचुरल रबर जो है ये नेचुरली अकर करता है और ये एक पॉलीमर है. ठीक है, सिंथेटिक रबर जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसे सिंथेसाइज करते हैं, ये नेचुरली नहीं मिलता है. ठीक है, और हर वो चीज जिसको सिंथेसाइज करते हैं उसे मैन मेड कहते हैं. क्या कहते हैं? तो सिंथेटिक रबर बेसिकली क्या है? मैन मेड रबर, जिससे ह्यूमन इंडस्ट्री में फैक्ट्री से बनाते हैं. ठीक है, उन्हें कहेंगे सिंथेटिक रबर्स. ठीक, और नेचुरल रबर क्या है? जो नेचुरली मिलती है. कहाँ से मिलती है? एक ट्री होती है जिसका नाम है हेविया ब्राजीलियंसिस. हेविया ब्राजीलियंसिस नाम की एक ट्री की बार्क से नेचुरल रबर मिलता है. ट्री की बार्क से ये एक थिक लिक्विड के फॉर्म में बाहर आता है. इसमें कट लगा के लिक्विड निकालते हैं और फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ प्रोसेसेस करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करते हैं उसका, और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब उसको यूज करते हैं. ठीक है, अब नेचुरल रबर जो है इसका अगर ये एक पॉलीमर है तो फिर इसका एक मोनोमर भी होना चाहिए, है ना? हमने पढ़ा है ना कि पॉलीमर का, हर पॉलीमर का एक मोनोमर होता है जिससे वो बनता है. तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो क्या है? वो है 2-methyl-1,3-butadiene. नाम सुनकर लग रहा होगा कि अरे बाप रे ये तो बड़ा मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है. इट इज वेरी इजी टू राइट द स्ट्रक्चर. ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत इजी तरीका है. जैसा कि मैंने बताया 2-methyl-1,3-butadiene, है ना? अगर ब्यूटा है तो मतलब ये है कि इसमें 4 कार्बन होने ही चाहिए, राइट? हमने कहा 1,3-butadiene. देखिए कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4. ठीक है, 1,3-butadiene यानी पहले कार्बन और तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है. ठीक है, फिर हमने कहा 2-methyl, है ना? तो 2-methyl-1,3-butadiene. ठीक है, अब बाकी के जो कार्बन की वैलेंसीज है वो हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे. देखिए यहां हम लिखेंगे CH2, यहां हम लिखेंगे CH2. इस कार्बन की वैलेंसी देखिए ऑलरेडी सेटिस्फाइड है ना? 1, 2, 3, 4. और यहां पर हमें एक H लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल रबर का मोनोमर 2-methyl-1,3-butadiene. और इसी का एक दूसरा नाम है और वो नाम है आइसोप्रीन. तो बेसिकली नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन. ठीक है, ये ध्यान रखिए. तो अगर नेचुरल रबर आइसोप्रीन का पॉलीमर है तो इसे हम पॉली आइसोप्रीन भी कह सकते हैं. कह सकते हैं कि नहीं? राइट, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? पॉली आइसोप्रीन. यहां तक बात समझ आई सबको? नेचुरल रबर क्या है? नेचुरली अकर करता है, एक ट्री से मिलता है नोन एज हेविया ब्राजीलियंसिस. और भी कुछ ट्री से मिल सकता है पर मेनली सबसे ज्यादा जो है इसी, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इसी से मिलता है. ठीक है, इसकी बार्क में प्रेजेंट होता है. फिर नेचुरल रबर जो है ये एक पॉलीमर है किसका? किसका? 2-methyl-1,3-butadiene का. और इसी को आइसोप्रीन कहते हैं, है ना? इसीलिए रबर को हम पॉली आइसोप्रीन भी कह सकते हैं. राइट, चलिए देखते हैं व्हाट इज सिंथेटिक रबर. ये तो हमने देख ही लिया है कि इसको सिंथेसाइज करते हैं, इसीलिए ये मैन मेड रबर है. ठीक है, तो ये जो मैन मेड रबर है ये मोस्टली आइसोप्रीन या आप देखेंगे और ब्यूटाडाइइन के डेरिवेटिव्स होते हैं. ब्यूटाडाइइन के डेरिवेटिव से ही बनती है. ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप इस बात को नोट करेंगे. ठीक है, चलिए नेचुरल रबर जो है इसका मैं आपको रिएक्शन पहले लिख के दिखाती हूँ. पॉलीमराइजेशन रिएक्शन.
इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैसे लिखते हैं, मैं यहीं पर इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम जानते ही हैं जिस मोनोमर में डबल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड रीअरेंज होता है बाय होमोलिटिक क्लीवेज, और उसके बाद वैलेंसीज मिल जाती हैं जो हमें चाहिए है पॉलीमर बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड रीअरेंज होगा और कार्बन, दोनों कार्बन को अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल जाएंगे, ठीक है। इसके पास ये आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड रीअरेंज होगा, है ना। इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा, इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब क्या होगा बताइए, यहां मैं लिख देती हूँ पॉलीमराइजेशन, P स्टैंड्स फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए हैं ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे लिख दूं, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे, मैंने डैश डैश लिखा है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, ये वाला डबल बॉन्ड रीअरेंज हो गया है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था उसकी फ्री वैलेंसी आ गई है, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड CH हो गया है और ये सिंगल बॉन्ड CH2 और ये फ्री वैलेंसी आ गई है, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे N नंबर ऑफ आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स, यहाँ हम लिखेंगे CH3, इस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट बना के लिख देंगे N। ये हो गया आपका पॉली आइसोप्रीन और नेचुरल रबर, सो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आया है ना। हमने पहले भी पढ़ा है, अब तो हम बहुत टाइम से पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस अब तक पता हो जानी चाहिए, है ना। किस तरह से डबल बॉन्ड रीअरेंज होता है और फ्री वैलेंसी क्रिएट होती है ये हमें अब पता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार और रिवाइज कराऊं क्या, ये वाला डबल बॉन्ड रीअरेंज होगा, ये भी रीअरेंज होगा, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो दोनों कार्बन को अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस मिलेंगे। जब ऐसा होगा तो बीच वाले जो दोनों कार्बन एटम्स है इनके बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे ये दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरह से कुछ बन जाएगा और ये कहलाएगा नेचुरल रबर, जो कि एक नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि वो नेचुरल रबर है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंफीरियर हैं। ये है रबर, ठीक है। रबर का नाम सुनते हमारे दिमाग में क्या आता है कि इसे हम स्ट्रेच करेंगे छोड़ेंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। देखिए स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, मोर देन थ्राइस इट्स लेंथ, अपनी लेंथ के 3 गुना से भी ज्यादा ये खींच जाता है, और जैसे ही हम फोर्स को छोड़ते हैं ये 1 सेकंड में, विद इन सेकेंड्स, ये वापस अपनी पोजीशन ले लेता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। इसके अलावा इसमें एक चिपचिपापन होता है, टैकीनेस होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ये बहुत कम रेजिस्टेंट रहती है टू ऑक्सीडेशन, और नेचुरल रबर जो है बहुत सारे सॉल्वेंट में सॉल्युबल भी हो जाती है, घुल भी जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी इतनी इंफीरियर प्रॉपर्टीज हैं तो नेचुरल रबर को हम एज इट इज बहुत कम जगह पर यूज कर सकते हैं, है ना। तो नेचुरल रबर को ज्यादा यूजेबल बनाने के लिए, इसके ज्यादा एप्लीकेशंस हम कर पाए, इसके लिए नेचुरल रबर को क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसको कंपाउंड करते हैं विद सल्फर, ठीक है। तो नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन। क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन। इस प्रोसेस के बाद जो रबर हमें मिलती है इसे वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं, ठीक है। और वल्कनाइज्ड रबर की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है, या मैं कहूँ कि इंप्रूव हो जाती हैं, और अब वो बहुत सारी जगह पर एप्लीकेशन के लिए तैयार हो जाती है, यानी इसको बहुत जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे वो हम देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके 12th बोर्ड के हिसाब से भी देखें तो, और JEE नीट के हिसाब से भी आप देखें, जी मेंस हो या नीट हो, वल्कनाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इसी को कंपाउंडिंग ऑफ रबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग ऑफ रबर। क्योंकि हम रबर को किसी दूसरे एक सब्सटेंस के साथ मिक्स कर रहे हैं, इसीलिए कंपाउंडिंग ऑफ रबर। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे नेचुरल रबर जो है उसको हीट करते हैं विद सल्फर। मैं इसे लिखती हूँ, नेचुरल रबर इज हीटेड विद सल्फर। सल्फर यानी S8। अब ये नहीं कहना S8 कहां से आया मैम। व्हाट इज S8? S8 इज सल्फर। सल्फर जो है वो S8 के फॉर्म में अवेलेबल होता है, मिलता है। सिर्फ जैसे कि जस्ट एज ऑक्सीजन मिलता है एज O2, क्लोरीन मिलता है एज Cl2 डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, फास्फोरस मिलता है P4 के फॉर्म में, उसी तरह से सल्फर मिलता है H8 के फॉर्म में। यानी ये जो है ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें 8 सल्फर एटम्स एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बना दूं क्या? एक ऑक्टेगन बनेगा यहाँ पे, सल्फर 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 सल्फर, ये हो गया आपका। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। करना कुछ नहीं है, मैंने एक ऑक्टेगन बनाया है और उसके जो 8 वर्टाइसेस हैं वहां पे सल्फर को रख दिया है। ठीक है, तो सल्फर इस तरह से एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि सल्फर के साथ हीट करने पे ऐसा क्या हो जाता है। सल्फर क्या करता है कि जो नेचुरल रबर की चेन्स है इनको एंकरिंग प्रोवाइड करता है। एंकरिंग का मतलब मैं आपको बना के बताती हूँ। सपोज ये एक चेन है नेचुरल रबर की, एक पॉलीमरिक चेन है। ठीक है, मैंने बताया था जब पॉलीमर बनता है तो एक चेन नहीं होती है, कई चेन्स बनती हैं एट द सेम टाइम। सपोज ये एक दूसरी चेन है नेचुरल रबर की, तो सल्फर क्या करेगा, इनके बीच में ऐसे आके बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा? बॉन्ड। इसको बोलेंगे सल्फर क्रॉस लिंक्स। क्या बोलेंगे? सल्फर क्रॉस लिंक्स। इसी को मैंने कहा एंकरिंग। एक तरह का एंकरिंग, एक तरह का ये इसको सहारा देगा बेसिकली दो दो चेन्स को। और इस एंकरिंग की वजह से, इस क्रॉस लिंक की वजह से सर जो नेचुरल रबर है इसकी इलास्टिसिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसका ऑक्सीडेशन टूवर्ड्स एसिड्स, ऑक्सीडेशन टूवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये कम हो जाता है। मतलब ये इसका जो रेजिस्टेंस है टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन वो बढ़ जाता है। ठीक है, एंड और क्या होता है, मैंने बताया था कि नेचुरल रबर बहुत सारे सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल है, तो अब ये इनसॉल्यूबल हो जाता है। ठीक है, घबराइए नहीं, मैं पूरा आपको लिखकर दिखाऊंगी रिएक्शन, किस तरह से रिएक्शन होगा और सल्फर किस तरह से क्रॉस लिंक बनाएगा। यहां तक बात समझ में आई है? वल्कनाइजेशन रबर ऑफ रबर इज, क्या होता है, ये नेचुरल रबर को हीट करते हैं विद सल्फर एट टेम्परेचर 100 to 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब सल्फर डिफरेंट पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में क्रॉस लिंक्स बनाता है। इज दैट क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पूरी प्रॉपरली रिएक्शन लिखकर दिखाती हूँ। इसके लिए मुझे सब कुछ रब करना पड़ेगा। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको पूरा चेन खोल के बता रही हूँ।
क्या है ये एक आइसोप्रीन मॉलिक्यूल है ना। बेसिकली ये मैं रबर का पूरा चेन आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये नहीं कहना कि मैम मिथाइल ग्रुप ऊपर कैसे चला गया। भाई मिथाइल ग्रुप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। ऊपर हम क्यों लिख रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर सल्फर की क्रॉस लिंक्स बनानी है मुझे, ठीक है। फिर देखिए CH2, देखो भाई ठीक है, ये एक पूरी चेन हो गई नेचुरल रबर की। ये एक और चेन बनाई मैंने, बिल्कुल ऐसे की ऐसे एक और चेन बनाऊंगी मैं। इस बार मिथाइल ग्रुप नीचे होगा क्योंकि ऊपर का स्पेस हमें खाली छोड़ना है। थोड़ी कार्बन की वैलेंसीज आप लोग देखते जाइएगा, जहां जहां सेटिस्फाइड नहीं हो। अब जैसे कि यहाँ पर एक H आएगा, है ना, यहाँ पर भी एक H आएगा, यहाँ पर भी एक H आएगा, ठीक है, यहाँ भी H, CH2। ये दो मैंने अलग अलग नेचुरल रबर की चेन्स बनाई हैं, पॉलीमेरिक चेन्स, ठीक। ये नेचुरल रबर है, इसको हम क्या करेंगे, हीट कर रहे हैं विद सल्फर S8। टेम्परेचर है 100 to 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या होगा हीट करने के बाद रिएक्शन, देखो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, पूरा मैं आपको शो कर रही हूं प्रॉपरली। फिर से मैंने वही चेन बनाई है। अब इस चेन में हम दिखाएंगे कि सल्फर कैसे क्रॉस लिंक बनाएगा। देखिए ध्यान रखिए कि हम पॉलीमर का एक हिस्सा बना रहे हैं, तो हमेशा ओपन वैलेंसी, फ्री वैलेंसी आपको दिखानी पड़ेगी दोनों तरफ, ठीक है। ये एक और चेन बना रही हूं मैं। इस कार्बन के नीचे ये वाला कार्बन होगा। कैसे बना रही हूँ मैं, आप देख रहे हैं ना, मिथाइल के नीचे मिथाइल आना चाहिए। अब ये जो सल्फर है ये यहाँ पर जाके अटैच होगा डबल बॉन्ड के यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड फिर से रीअरेंज होगा बीच वाला, ठीक है। फ्री वैलेंसी आएगी और वहां पर सल्फर इस तरह से अटैच हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। क्या करा मैंने, यहाँ पर डबल बॉन्ड रीओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ पर सल्फर ने क्रॉस लिंक बना लिया। मैं फिर कह रही हूँ कार्बन की वैलेंसीज चेक करते रहिएगा, कहीं भी गड़बड़ हो तो उसे आप करेक्ट कर लीजिए। 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और सल्फर का क्रॉस लिंक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये सल्फर और ये इस तरह से, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी भी सेटिस्फाइड है, यही हमें देखना था, ठीक है। आपको बात समझ में आई कि जो डबल बॉन्ड बचा था सेंटर वाले कार्बन के बीच में वो रीअरेंज होगा और उसकी जगह पे सल्फर के क्रॉस लिंक्स इस तरह से सल्फर अपने आप को अटैच कर लेगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था क्रॉस लिंक क्या होते हैं, दो पॉलीमरिक चेन्स को अगर एक तीसरा कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम अगर जोड़ता है बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स तो इसको क्रॉस लिंक कहते हैं, ठीक है। क्रॉस लिंक से एक नेटवर्क टाइप का पॉलीमर बन जाता है जो थोड़ा हार्ड होता है, स्टिफ होता है, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन है, ये आपका नेचुरल रबर है, इसको सल्फर के साथ हमने हीट किया, सल्फर ने इस तरह से क्रॉस लिंक्स बनाए और ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर इनफ, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा, आफ्टर वल्कनाइजेशन जो हमें रबर मिली है इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंप्रूव हो जाएंगी, इसीलिए इसको बहुत सारी जगहों पर एप्लीकेशन में लिया जा सकता है, यानी इसके बहुत सारे यूजेस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल रबर। नेचुरल रबर की इंफीरियर प्रॉपर्टीज की वजह से नेचुरल रबर बहुत कम जगहों पर यूज होता है। एम आई क्लियर इनफ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं
नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर की नेचुरल रबर और वल्कनाइज्ड रबर की प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करेंगे। एक बात और, यहाँ पे हम नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है, वल्कनाइज्ड रबर। यहाँ हम लिखेंगे नेचुरल रबर, ये नेचुरल रबर है, और ये वल्कनाइजेशन के बाद जो हमें मिली ये वल्कनाइज्ड रबर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर, वल्कनाइज्ड रबर। ये है आपका नेचुरल रबर और ये है वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है। पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, नेचुरल रबर इज सॉफ्ट एंड स्टिकी। जो नेचुरल रबर है वो काफी सॉफ्ट होती है, और मैंने बताया था कि स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, ठीक है। जबकि वल्कनाइज्ड रबर हार्ड होती है एंड इट इज नॉन स्टिकी, चिपचिपी नहीं होती है। स्टिकीनेस को टैकीनेस भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ही कम रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ही होती है, इसलिए कहते हैं कि कम इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो इसकी इलास्टिसिटी केवल 10 to 60 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहती है, तो इसे इसी टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं, ना इससे ज्यादा पे ना इससे कम पे, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड वल्कनाइज्ड रबर को काफी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं -40 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस, कितना वाइड रेंज है। कहाँ -40 कितना कम टेम्परेचर है और कहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि तो इतने टेम्परेचर पर इसकी इलास्टिसिटी जो है एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए वल्कनाइज्ड रबर ज्यादा इलास्टिक है और नेचुरल रबर कम इलास्टिक है। क्लियर? इज एवरीबडी गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेचुरल रबर हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। पहले भी बताया था मैंने, नेचुरल रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी लो रहती है, जबकि वल्कनाइज्ड रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हाई होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वल्कनाइजेशन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर क्रॉस लिंक्स, ठीक है। अच्छा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर को कंपाउंडिंग ऑफ रबर भी कह सकते हैं, है ना। बेसिकली इट इज कंपाउंडिंग। जब किसी एक चीज में कोई और चीज को हम मिक्स करते हैं ना, या उसके साथ हीट करते हैं, तो उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। तो इसे कंपाउंडिंग को रबर भी कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम लेकिन वल्कनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम, तो नेचुरल रबर काफी लो वियर एंड टियर रेजिस्टेंस है इसके पास, यानी वियर और टियर के प्रति इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, जबकि वल्कनाइज्ड रबर का वियर एंड टियर रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है आफ्टर वल्कनाइजेशन, इसीलिए वल्कनाइज्ड रबर जो है वो ज्यादा यूजेस फाइंड करती है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, वल्कनाइज्ड रबर इज सॉल्यूबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल एंड सम अदर सॉल्वेंट्स आल्सो। नेचुरल रबर बहुत सारे सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल है, उसमें घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है, जबकि वल्कनाइज्ड रबर इनसॉल्यूबल है लगभग सारे ही कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स में, ठीक है। तो वल्कनाइज्ड रबर लगभग सारे ही कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स में इनसॉल्यूबल है, जबकि नेचुरल रबर सॉल्यूबल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए कि किस तरह से नेचुरल रबर और वल्कनाइजेशन रबर की जो प्रॉपर्टीज है उनमें कितना डिफरेंस है। नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज काफी इंफीरियर है, जबकि वल्कनाइज्ड रबर की प्रॉपर्टीज बहुत ही इंप्रूव्ड है, ठीक है। दैट आए बात समझ में? चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंथेटिक रबर्स। चलिए पहला सिंथेटिक रबर हम ले रहे हैं ब्यूना एस, ठीक है। इसका नाम है ब्यूना एस। क्यों है इसका नाम ब्यूना? बहुत आसान है इसको याद रखना। ब्यू स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन। Na स्टैंड्स फॉर सोडियम,
पहले ये सोडियम की प्रेजेंस में बनाया जाता था, बहुत पहले शुरुआत के दिनों में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्यूना एस। एस स्टैंड्स फॉर स्टाइरीन। हम जानते हैं स्टाइरीन भी एक मोनोमर है, ब्यूटाडाइइन भी एक मोनोमर है, ठीक है। तो ब्यूना एस का नाम कहां से आया? ब्यूटाडाइइन, सोडियम एंड स्टाइरीन। तो बेसिकली ब्यूना एस जो है, इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन, ठीक है। क्यों मैंने कहा कोपॉलीमर? कोपॉलीमर क्या होता है? जब दो अलग अलग तरह के मोनोमर्स सिंपली ऐड हो जाते हैं, इनके बीच एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, तो रिजल्टिंग पॉलीमर कहलाता है कोपॉलीमर, राइट। दैट इज व्हाई हम कह रहे हैं ब्यूना एस इज अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि ब्यूना एस इज ऑल्सो नोन एज SBr। इसका एक और नाम है SBr। क्या फुल फॉर्म है इसका? स्टाइरीन, बोलते जाइए फटाफट, ब्यूटाडाइइन रबर। वेरी गुड, इसको गैस करना बहुत आसान है ना। स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर। तो ब्यूना इसका एक और नाम क्या है? SBr, स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर, ठीक है। क्या है ये एक कोपॉलीमर है जो बनता है ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन से, पेरोक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में बनता है ये, ठीक है। चलिए हम बना के देख लेते हैं। ये है ब्यूटाडाइइन, ठीक है। बेसिकली ये 1,3 ब्यूटाडाइइन है, ठीक। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमें याद रखना है कि ब्यूटाडाइइन यहाँ पे 75% लेते हैं, और स्टाइरीन को कैसे लिखते हैं भाई? पहले बताया है मैंने आप लोगों को कि ये एक विनाइल मोनोमर है। विनाइल पोजीशन पे इस तरह से C6H5 है, ठीक है, बेंजीन रिंग है। तो ये किसका नाम क्या है? स्टाइरीन। ये 25% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है, हो सकता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ना दिया हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 75% ब्यूटाडाइइन एंड 25% स्टाइरीन का पॉलीमर है ये, कोपॉलीमर, ठीक है। क्या करेंगे? इसको हीट करते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। पेरोक्साइड क्या है? एक कैटालिस्ट है, ठीक है। अब क्योंकि ये 75% है, यहां मैं लिख देती हूँ M और यहां मैं लिख देती हूँ N, ठीक है, क्योंकि इसका रेशो अलग अलग है, परसेंटेज अलग अलग है, ठीक। अब हम बना लेते हैं। हमें मालूम ही है कि होमोलिटिक क्लीवेज होता है हमेशा डबल बॉन्ड में, फ्री वैलेंसी जनरेट होती है और पॉलीमराइजेशन होता है। तो बिल्कुल वही अब हम लिख लेंगे। ये दोनों जुड़ जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा आपका ब्यूना एस। ये देखिए, लेकिन हम क्या करेंगे? यहां हम लिखेंगे N और यहां हम लिखेंगे M, ठीक है। ये ब्यूटाडाइइन वाला पार्ट, ये स्टाइरीन वाला पार्ट, ठीक है। क्या नाम है इसका? SBr, स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर बन गया आपका। कैसे बना? 75% ब्यूटाडाइइन, 25% स्टाइरीन, कोपॉलीमराइज हुआ इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कैटालिस्ट, और इस तरह से आपका पॉलीमर बन गया। SBr ऑल्सो नोन एज ब्यूना एस, ठीक है। ब्यूना एस रबर जो है, इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। इसका बहुत हाई रेजिस्टेंस है, इसके पास हाई अब्रेशन रेजिस्टेंस, इसकी हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी है, बहुत हाई इसका रेजिलियंस है। रेजिलियंस यानी इलास्टिसिटी को ही रेजिलियंस कहते हैं, ठीक है। जब एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं और खींचते हैं रबर को, तो वो अपनी लेंथ से 3 गुना ज्यादा तक खिंच जाती है, उससे भी ज्यादा खिंचती है। और जैसे ही वो फोर्स हम रिमूव करते हैं, वो विद इन सेकेंड्स, कम से कम टाइम में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। इस प्रॉपर्टी को रेजिलियंस कहते हैं, ठीक है। फिर ये सारी अच्छी प्रॉपर्टीज तो है इसके पास, लेकिन कुछ इसमें बुराइयां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, कि ये रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, स्पेशली ओजोन की प्रेजेंस में इन दी एटमॉस्फेयर, ठीक है।
फिर इसके यूजेस देख लेते हैं। ये मेनली मोटर के टायर्स बनते हैं, इससे गास्केट्स बनते हैं, शू के सोल्स बनते हैं, फ्लोर के टाइल्स बनते हैं, कारपेट के पीछे जो बैकिंग लगी होती है, कारपेट के पीछे इसकी बैकिंग लगाई जाती है। इसके अलावा वायर एंड केबल इंसुलेशन भी बनता है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत वाइड एप्लीकेशंस ब्यूना एस की हैं। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद सेकंड हमारा जो पॉलीमर है, सिंथेटिक रबर जो है, वो देख लेते हैं। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है ब्यूना एन। ब्यूना एन रबर, ऑल्सो नोन एज नाइट्राइल रबर। क्या नाम है? नाइट्राइल रबर। ठीक है, ब्यूना एन में अगेन बहुत आसान है याद रखना। ब्यूना में ब्यू स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइईन। अब तो ये आप लोगों को अच्छे से याद हो गया है। Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, एंड N स्टैंड्स फॉर अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइईन दोनों ही मोनोमर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ब्यूना एन भी एक कोपॉलीमर है, कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइईन एंड अक्राइलोनाइट्राइल। तो एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि सिंथेटिक रबर जो है वो मोस्टली ब्यूटाडाइईन या आइसोप्रीन के ही कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हीं के डेरिवेटिव से के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ज्यादातर आप यही देखेंगे। हमने ब्यूना एस में भी देखा, ब्यूना एन में भी हम देख रहे हैं, और आगे जो नियोप्रीन हम पढ़ेंगे उसमें भी हम यही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ब्यूटाडाइईन। तो हम जानते ही हैं कैसे लिखते हैं। ये है आपका ब्यूटाडाइईन। ठीक है, प्लस अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल क्या है? बेसिकली दिस इज विनाइल साइनाइड। क्या है? ये है विनाइल साइनाइड। यहां पर भी वही होगा, ब्यूटाडाइईन 75% है, अक्राइलोनाइट्राइल 25% है, इसलिए हम यहाँ M लिखेंगे, यहाँ N लिखेंगे। हमेशा की तरह होमोलिटिक फिजन होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और फ्री वैलेंसीज कार्बन के पास आ जाएंगी। डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। कैसे? जैसे हमने पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाना है। यहां से जोड़ दीजिए, इसके पास भी फ्री वैलेंसी आई, क्रिएट हो गई। यहाँ पे CN। ठीक है, क्या करेंगे? पहले की तरह इसको लिखेंगे N और इसको लिखेंगे M। ठीक है, क्या नाम है इसका? जो पॉलीमर बना हमारा उसका नाम है ब्यूना N या नाइट्राइल रबर। नाइट्राइल रबर ये भी पेरोक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ही बनता है। कैसे बनता है? पेरोक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस से बनता है। 75% ब्यूटाडाइईन, 25% अक्राइलोनाइट्राइल, दोनों को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटालिस्ट, और हमें मिल जाता है हमारा पॉलीमर ब्यूना N या नाइट्राइल रबर। इसकी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। रेजिस्टेंट है टू हीट, सनलाइट, ऑयल, एसिड्स एंड सॉल्ट्स, लेकिन लेस रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स अल्कली। ठीक है, अब इसको भी यूज कर सकते हैं एज कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में यूज करते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं इससे। हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ने वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके कंपोनेंट बनते हैं इससे, क्योंकि अब्रेशन रेजिस्टेंट है, इसके लाइट वेट कंपोनेंट्स बनते हैं इसलिए। फिर टैंक की लाइनिंग्स बनती हैं, होजेस बनते हैं इससे, गास्केट्स बनते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा ना, एडेसिव्स ही बनते हैं एटसेट्रा। नेक्स्ट सिंथेटिक रबर है हमारा नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन कुछ सुना हुआ लग रहा है क्या हम लोगों को? नियोप्रीन सुना हुआ क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने आइसोप्रीन पढ़ा है थोड़ी देर पहले, राइट? तो बस ये आइसोप्रीन का ही भाई है, ये मान लो आप। ठीक है,
क्यों कहा मैंने कि आइसोप्रीन का भाई है? क्योंकि आइसोप्रीन क्या था? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन, तो ये है 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन, है ना मजेदार। इसका मतलब ये है कि आपको मिथाइल ग्रुप हटा के आइसोप्रीन से Cl लगा देना है, तो बन जाएगा क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन का ही पॉलीमर है ये नियोप्रीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नियोप्रीन का जो मोनोमर है इट इज क्लोरोप्रीन। क्या है? क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन क्या है? क्लोरोप्रीन है Cl। ठीक है, ये है क्लोरोप्रीन 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन, दिस इज क्लोरोप्रीन। और क्योंकि क्लोरोप्रीन का ये पॉलीमर है इसीलिए इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, इसका एक और नाम है और वो क्या है? पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक, चलिए, तो पॉलीक्लोरोप्रीन जब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में जाता है, इसका फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है, तो बनता है आपका नियोप्रीन। बिल्कुल वैसे आपने पढ़ा ही हुआ है, ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा कार्बन के पास और देखिए इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये फ्री वैलेंसी आ गई। यहां हम लिख देंगे N, यहां लिख देंगे N। ये जो बन गया है क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है पॉली क्लोरोप्रीन, है ना। क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है तो पॉलीक्लोरोप्रीन, ऑल्सो नोन एज नियोप्रीन, ऑल्सो नोन एज ड्यूप्रीन। 3 नाम है इसके, एक और भी नाम हो सकता है पर इतने काफी हैं आपके लिए, है ना, इतने नाम काफी हैं और नहीं बता रही हूं। पॉलीक्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, ड्यूप्रीन। क्लियर टू एवरीवन? बहुत इजी है ये। ठीक है, नियोप्रीन जो है वो बहुत ही इजी है। क्या है नियोप्रीन? क्लोरोप्रीन का ये पॉलीमर है इसीलिए इसको पॉलीक्लोरोप्रीन कहेंगे। क्लोरोप्रीन क्या है? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन है, यानी इसको हम आइसोप्रीन का भाई कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि आइसोप्रीन से हमने क्या किया है? मिथाइल ग्रुप से को रिप्लेस कर दिया है बाय Cl, तो हमें मिल गया है क्लोरोप्रीन। ठीक है, और इसीलिए नियोप्रीन का नाम हो सकता है पॉलीक्लोरोप्रीन और एक और इसका नाम है ड्यूप्रीन। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए आपका थर्ड वाला भी हमने सिंथेटिक रबर कंप्लीट कर लिया है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर हमने दोनों कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको क्लियर भी है। Still, if you have any doubts, do post your doubts and your comments in the comment box. इसके अलावा कुछ आपको और भी कुछ अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं या कुछ और आपको चेंजेस चाहिए है मेरी टीचिंग स्टाइल में, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यू आर वेरी वेरी मोस्ट वेलकम। कोई भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन आप देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेसन्स एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल and also share the videos and the channel with your friends as much as possible. So, see you in the next class. Until then, goodbye. Take care.